नमस्ते। आज हमारे सामने एक बहुत ही पुरानी, करीब 2500 साल पुरानी पहेली है। सोचिए, एक बौद्ध ऋषि बिना किसी मशीन, बिना किसी उपकरण के सिर्फ अपने ध्यान की गहराई में उतरकर हकीकत के बारे में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आज की वैज्ञानिक देख रहे हैं। हाँ, जो आज हमारे सबसे शक्तिशाली मतलब अरबों डॉलर के जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी रहस्य को सुलझाने के लिए है। और ये सवाल ही अपने आप में कमाल का है, क्योंकि ये दो रास्ते ये बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? बिल्कुल। एक रास्ता है जो अंदर की ओर जाता है, मतलब मन की प्रयोगशाला में, और दूसरा रास्ता बाहर की ओर, कंक्रीट और स्टील की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में। लेकिन जब दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं तो हमें रुककर सोचना ही पड़ता है कि शायद हम हकीकत को बहुत ही कम समझते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इन दोनों दुनियाओं के बीच 3 बहुत गहरे कनेक्शन दिखाते हैं। और पहला कनेक्शन ही इतना चौंकाने वाला है कि उसे मानना मुश्किल है। उसका जिक्र एक बौद्ध सूत्र में है, एक झाग के बुलबुले के रूप में। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये फेनपिंडुपम सूत्र से आता है। इसमें बुद्ध अपने भिक्षुओं को पदार्थ की प्रकृति, उसका स्वभाव समझा रहे हैं। वो कहते हैं, इस भौतिक शरीर को या किसी भी चीज जिसे तुम ठोस समझते हो, उसे ऐसे देखो जैसे नदी में बहता झाग का एक बड़ा सा पिंड। झाग का पिंड? अच्छा, जैसे नदी में मैल या वो जो झाग इकट्ठा हो जाता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अब आप कल्पना कीजिए कि आप दूर से उस झाग के ढेर को देख रहे हैं। वो कितना ठोस और घना लगता है ना? हाँ, लगता है कि उठा सकते हैं, उसमें वजन होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप पास जाकर उसे छूने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वो तो फट जाता है, बिखर जाता है। हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय थोड़ी सी नमी के। सही। अंदर से तो वो पूरी तरह खोखला होता है, बस हवा के बुलबुले। ठीक यही। उसमें कोई सार नहीं होता, कोई ठोसपन नहीं होता। बुद्ध का यही कहना था कि ये पूरी भौतिक दुनिया, ये मेज, ये कमरा, हमारा शरीर, सब कुछ उसी झाग के पिंड जैसा है। सब कुछ? हाँ, ऊपर से ठोस, अंदर से सारहीन, जिसे वो शून्य कहते थे। एक मिनट, ये सुनने में एक अच्छी कविता या कोई दार्शनिक बात तो लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मतलब ये मेज है, मैं इस पर हाथ मार सकता हूँ, देखिए जोर से मारूं तो मुझे चोट लगेगी। ये ठोस है, इसे झाग का बुलबुला कहना तो बस शब्दों का खेल लगता है। और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है। हमारी सारी इंद्रियां, हमारा पूरा अनुभव यही तो चीख चीख कर कहता है कि दुनिया ठोस है। और यहीं पर 2500 साल बाद विज्ञान उस कहानी को पूरा करता है, जब वैज्ञानिकों ने आखिरकार पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी परमाणुओं के अंदर झांकने की तकनीक विकसित की। तो जो उन्होंने देखा वो किसी की भी होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि एक परमाणु 99.999999% खाली जगह है। क्या? रुको, 99.99%? ये कैसे मुमकिन है? तो फिर जब मैं दीवार से टकराता हूँ तो उसके आर पार क्यों नहीं निकल जाता? मेरे हाथ में जो चीज है और दीवार में जो चीज है वो आपस में टकरा क्यों रही हैं, अगर सब कुछ खाली ही है? ये ठोसपन का एहसास ये कहाँ से आ रहा है? बेहतरीन सवाल। ये एहसास उस 0.00000001% से आ रहा है जो पदार्थ है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो भी कोई ठोस कंकड़ या गेंद नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें हैं जो असल में ऊर्जा की तरंगे हैं, या कह लीजिए कि तेजी से कंपन करते हुए ऊर्जा के नन्हे नन्हे बुलबुले हैं। अच्छा। तो जो मेज आपको ठोस महसूस हो रही है वो असल में खाली जगह में बेहद तेजी से नाच रही ऊर्जा का एक जाल है। ऊर्जा का जाल? हाँ। जब आपका हाथ मेज के पास आता है तो आपके हाथ के परमाणुओं के ऊर्जा क्षेत्र और मेज के परमाणुओं के ऊर्जा क्षेत्र वो एक दूसरे को धकेलते हैं। ये एक तरह का फोर्स फील्ड है। तो जो मुझे ठोस महसूस हो रहा है वो पदार्थ नहीं है? नहीं, वो इन ऊर्जा क्षेत्रों के आपसी टकराव का एहसास है। मतलब मैं कभी भी किसी चीज को असल में छूता ही नहीं हूँ। मेरे हाथ और मेज के बीच हमेशा एक खाली जगह रहती है। बिल्कुल। विज्ञान की नजर में छूना एक भ्रम है। तो अब आप देखिए, बुद्ध ने अंतर्ज्ञान से कहा कि पदार्थ झाग की तरह सारहीन है, और विज्ञान ने गणना करके बताया कि हाँ, ये 99.99% खाली है, और जो है भी वो सिर्फ ऊर्जा का कंपन है। बात एक ही है,
भाषा अलग है। ठीक ये सोचना ही दिमाग को झंझना देता है। अगर कोई भी चीज असल में ठोस है ही नहीं और हम सब सिर्फ ऊर्जा के कंपन हैं, तो फिर मैं और ये मेज अलग अलग कैसे हैं? क्या हमारे बीच की ये दूरी ये भी एक भ्रम है? कम से कम ये तो सच है ना कि मैं यहाँ हूँ और मेज वहाँ है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और ये हमें सीधे दूसरे कनेक्शन की ओर ले जाता है, जिसे बौद्ध दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद कहता है। प्रतीत्य समुत्पाद? हाँ, इसका सरल सा मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी घटना अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। मतलब? हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में आती है। इसका कोई आसान सा उदाहरण है? सबसे क्लासिक उदाहरण फूल का है। हम एक फूल को देखते हैं और कहते हैं ये एक फूल है। ठीक है, लेकिन क्या फूल का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? बौद्ध दर्शन कहता है नहीं। एक फूल असल में गैर फूल तत्वों का एक जमावड़ा है। वो सूरज की रोशनी है जो फूल नहीं है। वो बादल और बारिश का पानी है जो फूल नहीं है। वो मिट्टी के पोषक तत्व हैं जो फूल नहीं है। वो हवा है, वो बीज है। लेकिन ये तो एक तरह से कॉमन सेंस है। मतलब ये तो जीव विज्ञान है कि पौधे को उगने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। इसमें इतना गहरा और रहस्यमय क्या है? गहरा ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक गैर फूल तत्व हटा दें, मान लीजिए आप सूरज की रोशनी को पूरी तरह से हटा दें, तो क्या फूल का अस्तित्व बचेगा? नहीं, वो तो मुरझा के खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि फूल का अपना कोई निज स्वभाव या सेल्फ नेचर नहीं है। वो इन सभी चीजों का एक अस्थायी संगम है। वो अकेला मौजूद रह ही नहीं सकता। अब इसी विचार को पूरे ब्रह्मांड पर लागू कीजिए। हर चीज, हर इंसान, हर तारा, हर विचार, सब कुछ बाकी सब चीजों पर निर्भर है। कुछ भी अकेला नहीं है। ठीक है, दर्शकों के स्तर पर यह बात समझ में आ रही है, लेकिन इसका क्वांटम फिजिक्स से क्या लेना देना हो सकता है? ये तो दो बिल्कुल अलग बातें लग रही हैं। यहीं पर कहानी और भी अजीब हो जाती है। विज्ञान एक ऐसी हकीकत पर पहुंच चुका है जो हैरान करने वाली हद तक इससे मिलती जुलती है। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट? हाँ, सुना है। ये आइंस्टाइन को भी परेशान कर देता था। हाँ, उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, यानी दूर से होता हुआ भूतिया असर। पर यह है क्या चीज? होता क्या है कि जब दो क्वांटम कण मतलब पार्टिकल्स एक साथ एक ही प्रक्रिया में पैदा होते हैं तो वो एक दूसरे से एक बहुत ही रहस्यमयी तरीके से जुड़ जाते हैं। मतलब? ऐसे कि आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में ले जाइए, अरबों किलोमीटर दूर। ठीक है। फिर आप एक कण की कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए उसकी स्पिन, को जांचिए। जिस पल आप ऐसा करेंगे उसी पल दूसरे कण की स्पिन तुरंत तय हो जाएगी, प्रकाश की गति से भी तेज। तुरंत। मतलब उनके बीच की भूमि तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है जैसे वे दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, बल्कि एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। वे एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। वो एक हैं? हाँ। तो देखिए, बुद्ध ने जिसे दार्शनिक स्तर पर निर्भरता या इंटरकनेक्टेडनेस कहा, विज्ञान उसे क्वांटम स्तर पर एक गणितीय सच्चाई के रूप में देख रहा है। बिल्कुल। अलग होने का विचार, अकेले होने का विचार शायद सबसे बड़ा भ्रम है। ये तो दिमाग को सू डर रहा है। पहले हमने देखा कि ठोस कुछ भी नहीं है और अब हम समझ रहे हैं कि अलग कुछ भी नहीं है। ये सब इतना जुड़ावा और खाली खाली सा लग रहा है कि एक तरह से बहुत डरावना भी है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सच में मौजूद ही नहीं है। और ये मुझे उस शब्द शून्यता पर वापस लाता है। आमतौर पर जब हम शून्य सुनते हैं तो दिमाग में कुछ नहीं या जीरो आता है, एक बहुत ही नकारात्मक सा एहसास। क्या इसका यही मतलब है कि सब कुछ व्यर्थ है? ये सबसे आम और सबसे गहरी गलतफहमी है शून्यता को लेकर। बौद्ध दर्शन में शून्यता का अर्थ अभाव या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि इसका अर्थ है संभावनाओं से भरा खालीपन। ये एक नकारात्मक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे सकारात्मक और रचनात्मक सिद्धांत है। संभावनाओं से भरा खालीपन? ये तो सुनने में ही उल्टा लग रहा है। खालीपन में संभावना कैसी? एक खाली कप का उदाहरण लीजिए। एक कप हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि हम उसमें कुछ डाल सकते हैं, चाय, पानी। बिल्कुल। उसकी उपयोगिता उसके खाली होने में है। उसकी शून्यता ही उसे मूल्यवान बनाती है। अगर वो कप पहले से ही ठोस पत्थर से भरा होता तो क्या वो हमारे किसी काम का होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शून्यता वो गर्भ है, वो संभावना है जिसमें से सब कुछ पैदा हो सकता है।
वो खाली कैनवस है जिस पर कोई भी तस्वीर बनाई जा सकती है। अगर कैनवस पहले से भरा हो तो कुछ नया नहीं बन सकता। सही। तो शून्यता का मतलब कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ बनने की क्षमता है। वाह, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। तो शून्यता विनाश नहीं बल्कि सृजन का स्रोत है। तो क्या विज्ञान के पास इस संभावनाओं से भरे खालीपन के लिए कोई शब्द है, या विज्ञान के लिए खाली जगह का मतलब सिर्फ खाली जगह? पहले विज्ञान भी यही मानता था कि खाली जगह मतलब कुछ नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने ये धारणा भी चकनाचूर कर दी। आज विज्ञान जिसे क्वांटम फील्ड या क्वांटम वैक्यूम कहता है, वो बिल्कुल भी शांत या खाली नहीं है। तो कैसा है? वो असल में असीम ऊर्जा का एक उबलता हुआ महासागर है। उबलता हुआ महासागर खाली जगह में? हाँ, उस तथाकथित खालीपन में हर पल हर क्षण अनगिनत कण और उनके एंटी पार्टिकल पैदा हो रहे हैं और एक दूसरे से टकराकर फिर से ऊर्जा में विलीन हो रहे हैं। अच्छा। वे अस्तित्व में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे व्यस्त, सबसे रचनात्मक जगह है। इसी क्वांटम फील्ड की उथल-पुथल से ही हमारे ब्रह्मांड के सभी कण, सभी तारे, सभी आकाशगंगाएं पैदा हुई हैं। तो जिसे हम नथिंग समझते थे, वो असल में एवरीथिंग का स्रोत है। एकदम सही। तो अब देखिए, बुद्ध का शून्य जो सभी संभावनाओं का गर्भ है, और विज्ञान का क्वांटम फील्ड जो सभी पदार्थ और ऊर्जा का स्रोत है। दोनों एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, वे दोनों उस परम हकीकत की बात कर रहे हैं जहां से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है और अंत में उसी में वापस समा जाता है। जब हम इन तीनों बातों को एक साथ रखते हैं कि कुछ भी ठोस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, और जिस खालीपन से सब बना है वो संभावनाओं से भरा है, तो ऐसा लगता है कि दो बिल्कुल अलग इंसानी खोजें एक ही नतीजे पर पहुंची हैं। तो क्या इनमें कोई अंतर ही नहीं है? नहीं, एक बहुत जरूरी अंतर है, और वो अंतर मंजिल का नहीं बल्कि रास्ते का है, तरीके का है। वैज्ञानिकों ने इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए गणित, तर्क, पार्टिकल एक्सेलरेटर और बाहरी दुनिया में किए गए प्रयोगों का सहारा लिया। उन्होंने बाहर की दुनिया को तोड़ा, उसके टुकड़े किए और फिर उसे समझने की कोशिश की। और बुद्ध ने अपनी भीतरी प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया, अपने मन का। उन्होंने किसी बाहरी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने गहरे ज्ञान और प्रज्ञा के माध्यम से अपने मन और हकीकत के स्वभाव को सीधे अनुभव किया, बिना किसी मध्यस्थ के। हाँ, एक ने बाहर से अंदर की ओर यात्रा की, दूसरे ने अंदर से बाहर की ओर, लेकिन दोनों पहुंचे एक ही अविश्वसनीय निष्कर्ष पर कि हकीकत वो बिल्कुल नहीं है जो हमारी 5 इंद्रियां हमें दिखाती हैं। इसी पर वो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना? हाँ, मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा कि आज का विज्ञान उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस पर बुद्ध 2500 साल पहले से ही बैठकर मुस्कुरा रहे थे। वाह, ये पंक्ति तो सीधे सीधे विज्ञान की सीमाओं की तरफ इशारा कर रही है। मतलब कि हमारा गणित और हमारी मशीनें हमें वहीं ले जा रही हैं जहां मन की गहराई पहले ही पहुंच चुकी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस ही असल में हकीकत को जानने का अंतिम उपकरण है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान और अध्यात्म को मिलकर ही खोजना होगा। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। इस पूरी बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत की जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है, लेकिन एक अच्छे तरीके से, जैसे दुनिया को देखने का एक नया चश्मा मिल गया हो। और ये तो सिर्फ एक झलक है। मैं इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी, जो शायद भविष्य की किसी और पड़ताल का दरवाजा खोले। जरूर। आज हमने जितनी भी बात की वो जगह यानी स्पेस और पदार्थ यानी मैटर के बारे में थी। हमने देखा कि वे कैसे एक भ्रम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारी हकीकत का एक तीसरा स्तंभ भी है, समय, टाइम। हम सब समय के बहाव को महसूस करते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने समय के बारे में क्या कहा था? अच्छा, क्या उनके दर्शन के अनुसार समय का ये बहता हुआ दरिया वास्तविक है, या ये भी हमारे मन द्वारा रचा गया एक और गहरा और शायद सबसे बड़ा भ्रम है? इस प्रश्न पर विचार करते रहना चाहिए।